देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, देखिए इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक किया गया है। 148 से लेके 151 तक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। देखिए इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसे हटाने की जो प्रक्रिया है ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। इसे राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है। इसे हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। यानी संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा, ठीक है। तो कदाचार या असमर्थता की स्थिति में इसे हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर, ठीक है। तो इसे हटाने की जो प्रक्रिया है ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले जब आपने आर्टिकल 76 को देखा था जिसमें महान्यायवादी का वर्णन है, महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इसे हटाने इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति को इसे हटाने का पूरा अधिकार है। और आप जानते हैं कि महान्यायवादी ये भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो उसके तरफ से वकील का काम कौन करेगा? महान्यायवादी करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसे राष्ट्रपति नियुक्त तो करता है, लेकिन इसे हटाने का जो प्रक्रिया है ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, ठीक है। देखिए इसका कार्यकाल, आप जानते हैं कि महान्यायवादी का कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। इसका कार्यकाल का उल्लेख है कि या तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष की आयु तक का, इनमें से जो पूरा करेगा वही उसका कार्यकाल होगा, ठीक है। या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक की आयु का, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 63 वर्ष की आयु में महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनता है तो ये किस कंडीशन को फुलफिल करेगा? 65 वर्ष की आयु को करेगा, ठीक है। जो ही ये 65 वर्ष का होगा ये इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए 55 वर्ष की उम्र में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनता है तो वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक, याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है। आगे देखिए यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करता है, ठीक है। ये जब सेवानिवृत्त होता है तो इसके पश्चात ये भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करता है। देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, ठीक है, लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। आगे देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है जिसे वह राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं, ठीक है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उसे उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाता है, ठीक है। देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति का आंख व कान किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 148 का क्लॉज 1, ठीक है। वैसे अनुच्छेद 148 ही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसमें किसका वर्णन है? इसके अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा यह अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ ही चुका है। उसके बाद देखिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, इसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है ये संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, यहाँ याद रखिएगा विशेष बहुमत ना कि साधारण बहुमत, ठीक है। विशेष बहुमत किसके द्वारा? विशेष बहुमत द्वारा सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर प्रस्ताव पारित करके इसे पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करता है कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इसे हटाने की जो प्रक्रिया है ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 148 के क्लॉज 1 में है, ठीक है। आगे देखिए अब है आपके सामने आर्टिकल 148 का क्लॉज 4 या फिर क्लॉज 4। इसमें देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात जब ये पद से सेवानिवृत्त होता है तब ये भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अब है अनुच्छेद 139, ये भी काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए भारत के नियंत्रक इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 139 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित की गई है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 149 में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। इसमें जो कैग है, ठीक है, कैग है,
CAG कैग जो है इसी को बोलते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसमें कैग के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित किया गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 149 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब है आपके सामने में आर्टिकल 151 का क्लॉज 1। 151 का क्लॉज 1 में देखिए इसमें किसका वर्णन है? देखिए इसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ याद रखिएगा, इसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं, याद रखिएगा यहाँ 2 बार रिपीट हो गया है, संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को समक्ष प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति उसको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ठीक है, जिस प्रकार से ये याद रखिएगा कि जिस प्रकार से आगे आप पढ़िएगा आर्टिकल 151 का क्लॉज 2 में लिखा गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्यों के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी प्रकार से केंद्र में भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इसका कार्य है कि संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को ये राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ठीक है, इसका वर्णन है आपका आर्टिकल 151 का क्लॉज 1 में। ठीक है, और आर्टिकल 151 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है और उस राज्य का राज्यपाल उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। ठीक, लेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्त अधिनियम 1971 के अनुसार 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया था। आप इस चीज को भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के अनुसार वर्ष 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया था। कब? 1976 में। ठीक है, तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। देखिए यह राष्ट्रपति को 3 लेखा संबंधी, याद रखिएगा, यह राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कौन कौन सा? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट तथा सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट। और राष्ट्रपति इसको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर इसको रखवाता है। तो याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक या लोक लेखा समिति का एक मित्र या मार्गदर्शक कहा जाता है। किसको? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक एवं लोक लेखा समिति का एक मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, ये लोक निधि का अभिभावक होता है। ठीक है, एवं लोक लेखा समिति का मित्र एवं गाइड का काम करता है। ठीक है, आगे देखिए, यह केंद्रों के साथ साथ राज्यों का भी वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। देखिए वर्तमान में 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति हैं। याद रखिएगा, वर्तमान में 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति हैं। इन्होंने 21 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया है। तो आप ये अगर नहीं भी इसका डेट याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति हैं। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए।